दे देगा, सो वी विल एंड अटेंडेंस आपकी जो है आपकी स्क्रीनशॉट्स मैं ले लूँगी एंड योर असाइनमेंट्स 2 क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। एंड आई वेलकम मैम जवेरिया टू दिस वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भी अब ठीक हूँ मैम। आप बताएँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अस्सलाम जी। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज डूइंग वेल। So we should start with our workshop. I'm just going to share my screen. मिस अनम कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। Okay, that's great. So we should start. Let me just present it so that you guys can view it easily. मीनवाइल आप सब अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि आप लोगों का नेम, अभी आप क्या करंटली कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशनल है, और इसके अलावा आप किस सिटी से हैं, आपने किस सिटी से ज्वाइन किया है, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस वर्कशॉप। सो बेसिकली अना मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा चुकी हैं, सो लेट्स क्विकली get started our workshop. So first of all, एक चीज ओके। सो आप लोगों ने जो भी कन्वर्सेशन करनी है, अगर आपने कुछ सवाल पूछना है, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन ऐड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैं मेनवाइल चैट बॉक्स भी चेक करूंगी, इसके अलावा मिस अनम भी चेक करती रहेंगी। तो आप चैट बॉक्स में जो है वो अपने अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी हुई या क्वेश्चन हुआ तो आप वहाँ जो है वो पूछ सकते हैं। माइक कोई भी जो है वो अपना जो है वो अनम्यूट नहीं करेगा। तो दिस इज आवर वर्कशॉप एसेंशियल स्किल्स फॉर टुडेज प्रोफेशनल्स। और इसमें जो आज हमारा डे 1 का टॉपिक है वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं एज अ प्रोफेशनल अपनी वर्क प्लेस पे ग्रो करने के लिए। तो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे, देन टुमारो वी विल सी हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं मजीद, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमने अपना एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना है। इस वर्कशॉप में जो बुनियादी मकसद है हमारा वो ये है कि हम उन स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे, उन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनको क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक 2 दिन की वर्कशॉप में स्किल्स सिखा देना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इनके बारे में इतना सीखें, इतना इसको समझ जाएं कि हम आगे जो है फिर इनको परस्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप सब, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है आगे ग्रो करें। बिकॉज मोस्टली आई थिंक आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, और फर्दर मोर जब आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी में, और अगर आप यूनिवर्सिटी में तो इट्स वेरी लाइक वेरी जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गोल्डन पीरियड होता है टू वर्क ऑन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि आप जो है वो खुद पे काम करें, स्किल सीखें, और अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं देन यू गाइस कैन अवेल दैट। ओके, सो आगे चलते हैं। तो आज हम जो चीज़ें सीखेंगे उनमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कि कोर कॉम्पिटेंसीज होती क्या। जैसे यहाँ आपके सामने जो स्लाइड्स पे लिखा भी हुआ है कि आपको कोर कॉम्पिटेंसीज का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा, एंड उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में, दैट वी विल डिस्कस।
तो सबसे पहले जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, ये हम देख लेते हैं कि वो स्किल्स, वो नॉलेज जो कि आपको प्रोवाइड, जो रिक्वायर होते हैं सक्सेस इन अ प्रोफेशनल सेटिंग्स। देखिए, हमारे पास हमें जब प्रोफेशनली जो है हम जाते हैं वर्क प्लेस पे, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ। बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी में सुबह उठते हो और जाके मतलब आपने जो है वो जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स करनी है, और जो है वो उनको जो है वो आपने अपना जो है वो या मिड्स देने हैं, एग्जाम्स देने हैं। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम्स के दौरान पढ़ रहे होते हैं, या फिर जो है वो समटाइम्स आप लेट भी चले जाओ तो आप जो है वो कहते देखो एक्सक्यूज दे देते हैं, दे एक्सेप्ट दैट है एज वेल। बट जब हम जॉब्स में जाते हैं, एक वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, ये नहीं होता, इवन अब अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी जाएं, अनपेड इंटर्नशिप के लिए भी जाएं, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपसे रिक्रूटर रिक्वायर कर रहा होता है कि में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आजकल जो अभी दौर चल रहा है ना, जहां अभी हम जिस इरा में रह रहे, जिस प्रोफेशनल इरा में हैं, यहाँ आपसे आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी जो हार्ड स्किल्स होते हैं, जैसे आपको डिग्री है, आपकी हार्ड स्किल्स हैं, उनसे भी ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इन कोर कॉम्पिटेंसीज की होती है, जो कि आपको प्रोफेशनल सेटिंग में सरवाइव करने पर हेल्प करती है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छे जो है वो ग्राफिक्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी जो है वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, बहुत अच्छी उनको वेबसाइट्स बनानी आती हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर नॉट गुड एट वर्किंग विद द टीम, दे आर नॉट गुड एट कोलैबोरेशन। तो वहां आके प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। एंड व्हेन वी आर स्टूडेंट, वी डोंट इवन रियलाइज कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो कोर कॉम्पिटेंसीज वो होती हैं जो कि, और ये प्रॉपर मॉड्यूल होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। और जो है वो बेसिकली उसका एक प्रॉपर जो है एक कह लें कि एक पार्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग्स आती हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी होती हैं, और आपको स्टूडेंट्स को भी करवाई जाती हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज को करवाई जाती हैं, इवन सीईओ तक, मैनेजरियल लेवल तक लोग इन ट्रेनिंग्स को ले रहे होते हैं अपने अपने लेवल पे, बिकॉज दे वांट टू एक्सेल इन देयर करियर, और दे वांट टू परफॉर्म वेल इन देयर प्रोफेशनल सेटिंग्स। देन हम बात करते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। दीज यहाँ देखें, आप लोगों के सामने जो है स्लाइड्स मेंशन है, तो मैं यहाँ देख लें कि आपको जो है करियर एडवांसमेंट के लिए जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, एंड आपको जो है वो ये बेसिकली रेडी भी करती हैं, और आपको जो है वो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ, आपको करियर एडवांसमेंट, आपको जो है प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है। और आजकल का जो इवॉल्विंग जो हमारा जो कल्चर है, मतलब इतनी सारी चीजें ग्रो कर गई हैं, एआई आ रहा है, डिफरेंट इंटीग्रेशंस हो रही हैं, डिफरेंट ऑटोमेशंस हो रही हैं, उन सब चीजों में आपको हेल्प करती हैं कि आप कैसे उनमें अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आपके कॉर्पोरेट में चैलेंजेस आते हैं, जितने भी आपको मुश्किलात आती हैं, उन सब से कॉप अप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि यू मस्ट हैव टू मास्टर द कोर कॉम्पिटेंसीज। इनकी इंपॉर्टेंट होती है, करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ मैं एग्जाम्पल दे दी कि ऐसा बच्चा है जिसने जस्ट डिग्री की, ठीक है, और डिग्री करके वो सिंपल एक अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा, डिग्री की और सब कुछ किया, एंड उसका सीजीपीए भी बहुत अच्छा है, वो टॉपर भी रह चुके हैं अपने सेमेस्टर का। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, उसकी सीवी में जस्ट ये दो तीन चीजें लिखी गई हैं कि एक तो जी वो उसका नाम लिखा, थोड़ी तो उसने लाइंस लिख दी अपने बारे में, फिर उसने लिखा कि जी मेरे मैट्रिक में इतने मार्क्स थे, मेरे इंटर में इतने मार्क्स थे, मेरा जी यूनिवर्सिटी ये, और ये सारी चीजें लिख के बस उसने जो है वो अपनी सीवी दे दी। एक बच्चा है जिसने अपनी सीवी बनाई, वो भी फ्रेशर ही है, वो भी अभी यूनिवर्सिटी पास आउट है, बट उसने उसमें ऐड किया अपना एक्सपीरियंस। उसमें एक्सपीरियंस में क्या ऐड किया, उसने वॉलेंटियर प्रोजेक्ट्स किए, उसने कोई यूनिवर्सिटी के किसी प्रोजेक्ट में पार्ट लिया, उसने कोई कॉम्पिटिशन्स जो विन किए, उसने कोई कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज कर लिए, कोई वर्कशॉप्स ले ली, जैसे अभी आप लोग भी ले रहे हो। तो क्या आप लोग बताएं किस पर्सन की सीवी रिक्रूटर जो है वो रेकमेंड करेगा, या किस पर्सन को जो है वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे, किसको इंटरव्यू कॉल जाने के चांसेस ज्यादा है।
पर्सन 1 को या पर्सन 2? टेल इन चैट बॉक्स। मैंने पूछा है कि आप लोगों ने को मैंने एक 2 सिनेरियोज दिए हैं एंड यू हैव टू टेल के किस पर्सन को ज्यादा जो है रिक्रूटर अहमियत देगा, उस किसको जो है वो कॉल जाने के चांसेस ज्यादा हैं फॉर द जॉब, पर्सन 1 और पर्सन 2। ओके, सेकंड पर्सन with more volunteer work. Okay. Yeah. So the answer is obvious कि वो पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज रिक्रूटर को चाहिए कि उसकी कंपनी में जो आए वो अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है, और जब वो मतलब काम करे तो उसको पता हो। बट अनफॉर्चुनेटली जब वॉलंटियर्स की बात की जाती है तो हमारे यहाँ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज को इतना सीरियस नहीं लिया जाता एंड स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वॉलंटियर वर्क का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट यू हैव टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड जस्ट आप उसमें आके बैठ जाए और बस देखते रहे कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, ओके फाइन दैट्स गुड, अच्छा अच्छा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स कंटिन्यूसली, ठीक है, तभी आप उस चीज को भी लेवरेज कर सकते हो। देन उसके बाद ये कॉम्पिटेंसीज नीडेड के भी, इनकी नीड क्या होती है, इनको जो है वो कि हमें किस तरह से जो है ये आपको जो है वो हेल्प करती हैं, आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती हैं, किस तरह से जो है आपके वर्क फ्लो को, आपके वर्क को बेहतर बनाती हैं, और आपको किस तरह से जो है आज की वर्क फोर्स में जो है वो ऐड करती हैं, आपको कितना कॉम्पिटेंट बनाती हैं। देन उसके बाद जो है हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। क्या हम देखेंगे भी कि किस तरह से हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से जो है ये वर्क प्लेस पर आपके सक्सेस पर जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, किस तरह से जो है वो ये आपको हेल्प आउट करती हैं टू गेन मोर अपॉर्चुनिटीज एंड टू सस्टेन एट योर वर्क प्लेस। देर आर सो मेनी पर्सन जो कि अपनी जॉब्स तो ले लेते हैं, इंटर्नशिप्स भी ले लेते हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते ड्यू टू देयर सम इश्यूज, ठीक है। तो वो इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इश्यूज आते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि उनको जो है वो उनके रिलेशनशिप्स को, लाइक प्रोफेशनल रिलेशंस को, उनकी जो है वो कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस को खराब करते हैं, या फिर उनकी कम्युनिकेशंस के कौन से इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ वर्कशॉप का और कोर कॉम्पिटेंसेस का? Muhammad Hassan is saying all clear. Okay. What about others? प्लीज गाइज आप लोगों ने रिस्पॉन्स लाजमी करना है ड्यूरिंग वर्कशॉप। जो भी आप लोगों से पूछा जाए तो लाजमी रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं बिला झिझक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। So let's discuss about the effective communication skills. So communication skill is one of the most essential skill, और इसे नंबर 1 पे रखने की वजह भी यही थी बिकॉज कम्युनिकेशन से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। हम बचपन से लेके आज तक और जब तक हमने इस दुनिया में रहना है, हमने कम्युनिकेशन ही करनी है। ऐसे कि मैं भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे। जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, हमने अगर किसी से छोटी सी छोटा काम भी करवाना है, बड़े से बड़ा काम भी करवाना है, तो कम्युनिकेशन ही होती है। अगर आपको को मैं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की अगर एग्जांपल दी जाए तो आप लोगों को ये, बल्कि सबने पाक स्टडीज तो पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि पाक स्टडी में हम एक वर्ड पढ़ा करते थे मजाकरात का, डायलॉग्स का। उसमें वो कितना कहा करते थे, उन्होंने मजाकरात किए और ये हो गया, फिर मजाकरात हुए, फिर मजाकरात हुए। उसका क्या मतलब, टू डिस्कस, वो कम्युनिकेट करते थे आपस में, और कम्युनिकेशन से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कोर स्किल है, कोर कॉम्पिटेंसी है, जो कि हर प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए। रिसेंटली मैं अपनी जो है वो मेरी क्लासमेट है, बिकॉज आई एम डूइंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एज वेल। और मुझे ना वो मेरी क्लासमेट है, तो वो मुझे कहती है वो शी गेव इंटरव्यू
और उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया और वो कहती है कि मुझे कम्युनिकेशन की वजह से ना उन्होंने कहा है कि आपको जो है ना हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो एंड शी सेड कि शी गॉट ऑफेंडेड कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, और मैं बिकॉज मैं वर्क करूंगी तो देन आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट प्रोफेशनली इन दिस। इनका ऐसी चीज नहीं होती। हमें ये लग रहा होता है कि हम जब काम करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है, और फिर हमें लोग रखना है, हमें लोग रखें तो सही पहले, हमें लोग रखें तो सही पहले, फिर हमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। बट कॉर्पोरेट कल्चर में वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं पहले आप अपने पास कुछ लेकर आओ, देन वी विल हायर यू। आपके पास ऐसा क्या है दूसरे लोगों से डिफरेंस? हमारे पास इतने लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस बैठे हुए, उन्हें ना रखी। सोचने वाली बात है ना कि वो आपको क्यों हायर करे, ऐसा क्या है आप में? द स्टूडेंट हु इज अनएबल टू इंट्रोड्यूस हिम और हर सेल्फ, उसको क्या वो रखेंगे, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी देंगे उसे कि भी ये लो पकड़ो आप काम करो हमारे साथ? कभी भी नहीं देंगे। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। बच्चे जब हमारे पास इंटरव्यूज देने आते हैं, दे आर अनएबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने ज्वाइन क्यों करना है, उनको ये भी नहीं याद होता उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, और अगर हम बात ये तो सिर्फ वॉलंटियर वर्क होता है ना, तो यहाँ तो फिर भी लिवरेज मिल जाता है कि ठीक है रख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह देती है कि ठीक है आप आ जाए ज्वाइन कर लें, बिकॉज यहाँ आपको लिवरेज मिलता है, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट का लिवरेज मिलता है। लेकिन जब हम जॉब्स लेने जाते हैं या प्रोफेशनल इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं कंपनीज के साथ, तो वो हमें ये लिवरेज नहीं देते, बिकॉज दे वांट समवन जो कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन में अच्छा, बिकॉज कम्युनिकेशन ही तो हर चीज है। बाकी चीजें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चला डिलीवर मतलब कि आगे डेवलप हो जाती हैं। बट आपको इतना बोलना आना चाहिए कि आप अपनी बात अगले को रख पाओ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं क्या करता हूँ, दूसरे को अपनी बात समझा पाओ, कन्वे कर पाओ। इतनी का कम्युनिकेशन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप लोग के सामने लिखिए कि अपनी जो है वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली और इफेक्टिवली जो है ना वो दूसरों तक जो है वो शेयर करना, वर्बली भी और नॉन वर्बली। ठीक है, कि आपने जो है वो वर्बली भी बल्कि बोल के भी और अपने जेस्टर्स के थ्रू भी इसको प्रॉपरली दूसरों तक तो कन्वे करना। और ये किस तरह से आपकी जो है वो वर्क प्लेस पे जो है वो आपको किस तरह से जो है हेल्प करती है कि रेलिवेंस टू द वर्क प्लेस इज दैट एस्टैब्लिश क्लैरिटी इन टास्क एंड रोल्स, एनहांस टीम वर्क एंड लीडरशिप। एक चीज याद रखें कि जो मिस कम्युनिकेशन होती है, जो ये होता है ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन वर्क फ्लो नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशंस projects are have a highly chances to shut down or to lose their quality, because कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन बहुत मसले क्रिएट करती है। और इसकी रेलिवेंस क्या है आपकी वर्क प्लेस पे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ये हेल्प करती है, सबको ये बताती है कि आपके क्या क्या टास्क है और क्या क्या रोल्स है, एंड देन उसके बाद जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर। लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं होती, चाहे वो टीम में टीम वर्क हो, टीममेट्स हो, चाहे फिर वो आपके हाई लीडरशिप हो, चाहे वो फिर आपकी जो है वो कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप्स हो, तो वहां आके काम खराब हो जाता है, वहां मसले क्रिएट होते हैं, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये चीज जो है ना बहुत जरूरी होती है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन चैनल जो एक वर्क फ्लो जो है वो डिसाइड होना चाहिए, प्रॉपर जो है वो एक उसकी जो है प्रॉपर जो है वो डिसीजंस होने चाहिए, ताकि वो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करके कम्युनिकेट किया जा सके। ओके देन हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि इंडस्ट्री को नीड होती है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बोल के बात करना, ठीक है। वर्बली अपने जो है वो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बात करते हो दूसरों से, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं हम उसे, ठीक है। ये यूज होती है जैसे कि आर्टिकुलेट आइडियाज क्लियरली, कंट्रोल टोन टू कन्वे द राइट मैसेज, and actively listen to understand the
स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि आपने जो है वो जैसे अपना कोई भी आइडिया, कोई भी अपनी जो है वो चीज शेयर करनी है क्लियरली उसको, तो उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना और बोल के कम्युनिकेट करना और दूसरे की भी जो बात को प्रॉपरली सुनना, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके बाद जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और डिफरेंट जो जेस्चर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, खासतौर पर प्रेजेंटेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में, तो इसको बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है। इवन जो आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन भी, डे टू डे कम्युनिकेशन भी है, वो भी बहुत मैटर करती है उसमें, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ यू आर गिविंग जेस्चर्स, इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है कॉर्पोरेट में कि आपने किस तरह से अपने हैंड मूवमेंट्स करनी है, किस तरह से अपने हाथों को प्लेस करना है जब आप कहीं बैठे हो, और क्या आपने जो है वो आपका आई कांटेक्ट कैसे आपने मेंटेन करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। देन उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, इट्स pretty much clear कि डिफरेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क प्लेस पे डिफरेंट तरह की जो है रिटन कम्युनिकेशन हो रही थी, ईमेल्स लिख रहे होते हैं हम, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं हम, जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लिख के लेटर्स लिख रहे होते हैं, लाइक एक्सपीरियंस लेटर्स और कोलैबोरेशन लेटर्स और डिफरेंट प्रपोजल्स लिखे जा रहे थे, ये सारी की सारी जो है रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। इसके अलावा डिफरेंट जब ऐसे, अब आपको पता होगा कि डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, और उसमें जो है डिफरेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो ज्यादातर फोकस किया जाता है, कॉर्पोरेट रिलेटेड चीजों। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर होती है। पहली जो है हमारी वर्बल है, नॉन वर्बल एंड हमारी रिटन कम्युनिकेशन। Let's talk about the problem solving and critical thinking overview. Okay, problem solving and critical thinking जो है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द सेकंड वन स्किल जो कि कॉम्पिटेंसी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्क प्लेस पे, बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स नाउअडेज। हर कोई प्रॉब्लम में है और हर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और लोग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर को ढूंढते हैं, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएशन होती है, उससे लोग हमेशा भागते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एज वेल ऑन सेकंड नंबर, जो कि आपको डेवलप करनी चाहिए। वो क्योंकि इसमें जो है वो ये होता है कि आप, जो रिक्रूटर होता है, उसके लिए डिफरेंट केसेस दिए जाते हैं बेसिकली। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपकी टेस्ट करनी हो रिक्रूटर ने, तो दे गिव यू डिफरेंट केसेस, और उसमें जो है वो आप चीजों को देखते हो। Okay, the ability to identify, analyze and develop solutions to complex issues, यानी कि कोई भी complex issues है उसको develop करना, उसके ऊपर analyze करके देन एक decision create करना, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम problem solving कहते हैं। कि कोई भी issue आ गया, अब आपने उसे पहले देखना है कि क्या है, किस तरह से आप इसे कैसे solve कर सकते हो। And sometimes it's not like कि हर problem का solution positive ही हो, sometimes it could be negative। ठीक है, इट विल बी नेगेटिव, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, या वो एक प्रॉब्लम है, वो इशू है, उसका जो आउटकम है वो इतना पॉजिटिव नहीं निकल सकता, तो दैट्स ओके। बट द थिंग इज कि वो जो आउटकम है, जो सोल्यूशन है, वो उसके लिए प्रॉपर हो। ठीक है, ये चीज के ऊपर हमारा, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा सोल्यूशन जितने भी होते हैं ना, वो पॉजिटिव सोल्यूशन होते हैं, नेगेटिव सोल्यूशन तो ना होते हैं ना दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। you have to analyze the problem, you have to understand that, and then उसके बाद आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना होता है, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको एनालाइज करके कि क्या जो है वो सोल्यूशन इसके लिए किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आपने इवेलुएट करना इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एंड मेक वेल। जैसे कि देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो होते हैं, डाटा एनालिसिस किया जा रहा है डिफरेंट। अब आजकल क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, बिकॉज एवरीवन हैज टू लाइक अंडरस्टैंड द डाटा। जितने भी डाटा जो होता है उसको हमने देखना होता है, लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या यहाँ ये लॉजिक्स फिट हो रहे हैं, क्या ये चीजें रूल्स के अकॉर्डिंगली हो रही हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, अदर देन अदर एस्पेक्ट्स के, जो भी आपके दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उनको साइड पे रख के, लॉजिकल एंड रैशनली चीजों को
एवेल्युएट करने को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एंड इसकी रेलिवेंस क्या होती है कि सॉल्व ऑपरेशनल चैलेंजेस, ड्राइव्स इनोवेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एक चीज याद रखें कि जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी ये रेलिवेंस है कि हमारा जो है वो बेसिकली ये क्या करती है, यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें इस तरह से काम है। देखो ऑपरेशनल जो भी ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे होते हैं ना, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या वर्क फ्लो होना चाहिए, उस चीज को वो सॉल्व करने में, फिर उसके बाद जो है इनोवेशन लाने में, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंटिन्यूसली इम्प्रूव, और ये पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी ये चीज होती है, और इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल दोनों पर ये इम्प्लीमेंट होती है कि आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो काम करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वो इश्यूज को, चैलेंजेस को देखेंगे तो उनको सॉल्व करेंगे, दे गॉट सॉल्यूशंस, एंड देन जब ये क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा उनको, तो वो फिर जो है वो डिफरेंट नए आइडियाज, नई इनोवेशन और चीजें आती हैं। जैसे कि आप देखते हैं डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि शुरू होती हैं, और उनको जो है वो एज ए जो बड़ी कंपनीज होती हैं बेसिकली उनमें एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे सीईओ साल बाद, 2-4 साल बाद चेंज होते हैं। उसमें ये होता है कि कंपनी पहले चल रही होती है, अच्छी चल रही है, मतलब नॉर्मल चल रही होती है, और लेकिन ये होता है कि बाद में जो सीईओ है वो चेंज हुआ, उसने ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज की, उसने ऐसा चीजों को संभाला कि वो कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गया, और कंपनी जो है वो आज जहाँ उसका टर्नओवर जो है वो मतलब लाखों में था, करोड़ों में था, मिलियन ट्रिलियंस में है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, उनकी स्किल्स की वजह से, उनकी कुछ और कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि उनको उस लेवल तक लेके भी आई होती हैं, एंड देन द पर्सन उस कंपनी को आगे ले जाता है। ठीक है, और इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, कई दफा कुछ सीईओज या कुछ अथॉरिटीज उसे अच्छा कर रही होती हैं, एंड कुछ टीम जब चेंज होती है तो वो उसको उसका जो है वो बिगाड़ देती है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ काम है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल। इंडस्ट्री में किस तरह की चाहिए होती है, जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, कि आप चीजों को एनालाइज कर पाओ प्रॉपरली, ये इंडस्ट्री की नीड है। यानी कि ब्रेक डाउन प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई रूट कॉज। अच्छा देखिए होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम एक बड़ा प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। जब हम लीडरशिप में होते हैं, ये लीडरशिप में खास तौर पे अगर आप कोई भी लीडरशिप रोल कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप बाहर कर रहे हैं, और चाहे आप जो है वो कंपनी में कर रहे हैं, चाहे आप किसी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क पड़ता है आपकी स्किल और आपकी डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि जब हम लीडरशिप रोल में होते हैं तो हमें ये जरूरी होता है कि हम चीजों को एनालिटिकली एनालाइज करें। जब हम एनालिटिकली एनालाइज नहीं करते चीजों को, तब हमें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या मीनिंगफुल सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है, क्या इस पे जो है वो एक्शन लिया जा सकता। ठीक है, रूट कॉज को पकड़ना। आज मोस्टली मसला ये होता है कि हम जो है ऊपर ऊपर से डिसीजन ले रहे होते हैं, और हम उसको देख देख अच्छा ये मसला आया, ये कर लो, वो मसला आया, वो कर लो, हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। और जब रूट कॉज जब तक जो है वो सॉल्व नहीं होता, तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आती रहेंगी, और उसका आप कभी भी सोल्यूशन जो है वो नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जड़ जब तक उसकी जो है वो कमजोर है, तो जड़ को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, तो जो दरख्त है वो कैसे अच्छा बन सकता है, वो उसकी तो शाखों में ना फल लगेगा, ना फूल लगेंगे, और वो दरख्त एट द एंड ऑफ द डे वो मर जाएगा बेचारा। तो यही चीज होती है कंपनीज में भी, यही चीज होती है आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी, कि जब तक आप जो है वो अपनी रूट कॉज को जो है ना वो ठीक नहीं कर लेते, तब तक जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो बड़ा सोल्यूशन नहीं ला सकते, और रूट कॉजेज के ऊपर काम नहीं करता कोई भी। तो ये बहुत एक, क्योंकि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट कल्चर में ये बहुत ज्यादा चीज है, बिकॉज वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो एक सिस्टम है ना, कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, मिल जाए, और वो चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम ये चीज कर रहे होते हैं कि भी
जल्दी जल्दी चीजें होना शुरू हो जाए। हम ये नहीं फोकस करते कि भी इसको किस तरह से जो है वो देना चाहिए, मेरे टीम टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, किसको क्या रोल देना चाहिए, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, किसकी क्या वीकनेसेस हैं, किसके साथ किससे डील करना चाहिए। वी डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, वी जस्ट फोकस ऑन दैट कि हमने डिसीजन ले लिया, ओके फाइन, बस ठीक है, ये जीतेंगे ठीक है। और इस तरह से जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद जो है वो फिर सरवाइव जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमें उसका फिर हर जाना जो है वो खुद ही भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट चीज जो होती है वो क्रिएटिविटी। अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट में, चाहे फिर वो आप स्किल्स देख लो, चाहे फिर वो आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, हर जगह आपको जो है वो कोई ना कोई बंदा जो है उस काम इस इंडस्ट्री में काम करता मिलेगा। अब वो लोग आगे आ रहे हैं जो क्रिएटिव है, जो अपनी इंडस्ट्री में कुछ नया लेकर आते हैं या कुछ नए अप्रोच से काम करते हैं। अगर वो भी पुराने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो फिर उस काम का इतना इफेक्टिवनेस नहीं आता। तो क्रिएटिविटी लाना बहुत जरूरी होता है काम में, और क्रिएटिविटी जो है वो ये डिमांडेड स्किल है, जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। और जो हमारे क्रिएटिव रोल्स है, जैसे सिंपल हमें लगता है कि शायद जस्ट जो क्रिएटिव रोल्स जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या हमें जो है जो कंटेंट राइटिंग लिखनी है, हमें जहाँ फिर हमें जो है वो करना है तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव काम है, बेसिकली ड्राइंग वगैरह, इनमें हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी हर इंडस्ट्री में जो है वो डिफरेंट तरीकों से काम है, ठीक है। डिफरेंट तरीके होते हैं क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करने के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी सिचुएशन में, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो क्रिएटिविटी जो है वो हर जगह इंप्लीमेंट होती है। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, वी ऑल नो। हम डेली डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं और उन्हीं डिसीजन की बेसिस पे हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रक्चर होती है, हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि हमें चाहिए होती है टू get career advancement, to grow personally and professionally. And sometimes we need to take hard decisions, sometimes we need to take some rational decisions, analytical decisions हमें लेने पड़ते हैं to maintain the focus, to work on our well-being as well, और हर चीज को देखते हुए, क्योंकि decisions are very important, ठीक है। और एक दफा डिसीजंस फिर आप जब ले लेते हैं देन या तो फिर आपको ये होता है कि या तो फिर आप उनसे क्विट करते हैं या फिर उनको ठीक बनाने में लग जाते हैं। ये दो ही कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो इसमें हमारे पास 3 कोर स्किल्स आती है जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमारे पास टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन है, बट बिफोर आई मूव टू दिस स्किल आई वांट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग जो है वो पूछ लें। ओके, यहाँ सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि समटाइम्स वी गॉट मल्टीपल सॉल्यूशन, सो हाउ टू आइडेंटिफाई द वन विल मोस्ट पोटेंशियल। अच्छा, उसमें ये चीज होती है कि जब आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं देन उनको फिर लिख लें अपने पास और उनको फिर एवेल्युएट करें, इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वो तभी पता चला जब आपके पास 2-3 सोल्यूशन आए थे, तो आपकी प्रॉब्लम के करीब करीब कौन सी चीज है और उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कौन सा सोल्यूशन लग सकता है, या उसको बेस्टली इस प्रॉब्लम को कौन सी चीज ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकती है। तो आपने वो देखना था कि इफेक्टिवनेस भी हो उसमें और जल्दी सॉल्व हो जाए, अगर हो सकता है पोटेंशियल है तो हमने इस चीज को देखना है कि किससे लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन मुझे मिल सकता है, मैंने वो सोल्यूशन लेना है, ना कि मैंने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लेना। तो आप यहाँ ये चीज देख, ठीक है। और उससे जो है वो आपको पता चल जाता है। नहीं तो फिर ये होता है कि आप एक एक करके अपना सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, जहां आपको लगे कि यहाँ ये सोल्यूशन काम कर गया मेरा, तो फिर ठीक है, बस आप उसके साथ कंटिन्यू करें। तो इस तरह भी किया जा सकता है। ताकि सर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है टीम मैनेज करने में, ठीक है, टीम को मैनेज करने में फॉर एग्जांपल, और आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है कि इनके ऊपर सबकी कर ली जाए, या इनको कोई टास्क को प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, या और कोई सॉफ्ट, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आए, अब आप देखो कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है जो कि इनको जल्दी से इनको जो है और प्रॉपरली काम भी हो जाए, ठीक है, टीम भी मेरी मैनेज हो जाए और टीम को बुरा भी ना लगे कि भी हम पे सख्ती भी ना क्यों करनी पड़े। तो आप उसमें जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर सकती हो,
या फिर आप जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास सोल्यूशंस आए हैं उनमें उनमें से देख सकते हो, या दो तीन सॉल्यूशंस को मिला के भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक एक करके उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखा जा सकता है। तो ये सॉल्यूशंस जो होते हैं बेसिकली प्रॉब्लम्स का जो होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम या इशू सॉल्व नहीं होता। ऑब्वियसली हमें काम करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, बार बार आइडेंटिफाई एनालाइज करना पड़ता है, देन हम एक प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ। और किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लें। गुड। मैम लीडरशिप क्वालिटीज की हम बात करते हैं कि गुड लीडर होना चाहिए, लीडर शुड बी परफेक्ट, या अपने टाइमलाइन में अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या डिफाइन करेंगे कि हम कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज में क्या होना चाहिए? व्हाट कैन बी अ गुड लीडर? सबसे पहले तो ये चीज कि वो जो लीडर है ना वो उसकी सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज आप देखें कि सेल्फ लीडरशिप में वो कैसा है, खुद पे वो कैसा है। ठीक है। लीडरशिप हमेशा जो उसका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि लीडरशिप जो है वो दूसरों से शुरू होती है। लीडरशिप में टीम को मैनेज करना होता है, पर पहली चीज होती है कि आप खुद को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, या खुद के साथ कितने मुखलिस हो, खुद के साथ कितने कमिटेड हो। पहली चीज की लीडरशिप में ये चीज हो, लीडर में ये चीज होनी चाहिए कि उसका अपना वो कैसे है, खुद में वो कैसे है। ठीक है। दूसरी बात जो क्वालिटी होती है कि लीडरशिप में लीडर को पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज करनी आनी चाहिए अपनी टीम। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो रोल्स असाइन करे। दूसरी चीज के वो उसको जो है वो ये चीज का पता मिटेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसके अलावा हम्बलनेस होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग और जो है वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज होती है लीडर में, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लीडर्स कभी भी बैठ थके हुए या हारे हुए या इरिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कि इरिस्पॉन्सिबल पर्सन कभी भी लीडर नहीं बन सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पहली शर्त है लीडरशिप। ठीक है। तो ये चीजें कुछ होनी चाहिए। वो इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटीज है, वो वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। बट वो तब डेवलप होती है जब कोई बंदा अपने पर काम करने के लिए रेडी हो, और दूसरा ये कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, देन ही आप उसको डेवलप कर सकते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये, अगर हमने लीडरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है तो खुद पे काम करें, सेल्फ लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है वो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज करना आ जाए अगर एक लीडर को, और अच्छे डिसीजंस लेना आ जाए, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। बाकी चीजें फिर वो खुद ही देख लेता है, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ तीन चार चीजें हैं ये जो है वो इम्पोर्टेंट है लीडरशिप लीडर के लिए। जी ठीक है हाउ मैम। डू वी नो we have got enough information for decisions making decisions? अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली ये होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस पे मैटर करता है कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। जैसे कि आपने कोई भी डिसीजन लेना था, आप उसको पूरा एनालाइज करोगे, उस पूरी जर्नी को, उस इंफॉर्मेशन को, और देन यू विल डिसाइड कि अब मतलब कि यहाँ आके जो है ना वो मेरी बात हो चुकी है, मतलब मैंने अपनी हद कर दी है, कि मैंने अपनी आखिरी पोटेंशियल तक काम किया है या कुछ भी। तो मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मैं जो है इस पे कोई डिसीजन जो है वो ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो वहां फिर आपको ये डिपेंड करता है आप एक्सपीरियंस पर, आप जब एनालाइज कर लेते हो सारी चीजों को, तो फिर आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो। और बार बार जब आप सिचुएशन को फेस करते हो तब भी फिर आपको जो है वो एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। दो तीन दफा अगर आपके पास एक चीज के कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन सेम आना शुरू हो जाए, तो देन इट्स द राइट टाइम कि अब आप उस पर कोई डिसीजन ले लो, बेटर होता है। बाकी ये होता है कि हर डिसीजन ठीक भी नहीं होता और हर डिसीजन गलत भी नहीं होता, कि वक्त के साथ इंसान को पता चलता है कि कितना मेरा एक्यूरेट डिसीजन था, कितना मेरा जो है वो गलत डिसीजन था। तो ये सारी चीजें जो है वो आप जो है वो इसको करते जाते हो और सीखते जाते हो। तो।
मोहम्मद हसन, आपका ये क्लियर हुआ आपको? और इसमें भी डिफरेंट चीजें भी हो सकती है, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन है आप उसको अपने पास लिखो, देन इस पे काउंटर क्वेश्चन करो कि इसके अलावा मुझे और कोई चीज चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे मुझे मजीद चीजें मिल जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आ गई है आप उसको पहले अपने पास राइट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो उसको एक दफा एनालाइज करो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को, और देन अपने से क्वेश्चन कर लो कि अभी क्या मेरे पास अभी इनफ इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस है या मेरे पास जो है वो इनफ डाटा है कि मैं अब एक डिसीजन ले सकता हूँ। तो अगर तो आपको लगता है कि हाँ है तो बस ठीक है, और अगर नहीं आपको लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश रहती है एनालाइज करने के बाद, तो देन आप जो है वो उसको मजीद आगे देख सकते हो। इज इट क्लियर? किसी और ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने एक पोस्ट अभी रिसेंटली लीडरशिप से रिलेटेड शेयर की थी, मैं आपके ग्रुप में भेजती हूँ, अगर मुझे अभी वो जो है वो होगी थोड़ा यहाँ होगी, मैं ना भी भेजती हूँ आपके ग्रुप में, एंड यू गाइस कैन सी दैट पोस्ट। तो वो बहुत मतलब लीडरशिप को काफी हद तक जो है उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं उसे डिफाइन करूँ कि एक्चुअली में लीडरशिप होती क्या है, और लाइक हम उसे क्या समझ रहे होते हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप की और असल में लीडरशिप में बहुत फर्क होता है। तो ये मैंने एक ग्रुप में भेजी है, आप देख लें, एंड देन हम इसको देखें, इस पोस्ट को आप देखें एंड यू विल रियलाइज कि क्या होती है एग्जैक्टली लीडरशिप क्या होती है। दिस इज समथिंग जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली कि लीडरशिप आखिर में है क्या और हम उसे समझ क्या रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजों को जो है वो जस्टिफाई करती है। और किसी का कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पोस्ट मिली सबको? उसे लाजमी देखिएगा। डिसएग्रीमेंट को हम इस तरह से डील कर सकते हैं कि हम देखेंगे डिसएग्रीमेंट हो किस बेसिस पे रहा है। आइदर वो जो पर्सन है वो डिसएग्रीमेंट क्या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई लॉजिकल जो है वो है रीजन, या बस वो इसी पे कह रहे हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। समटाइम्स ये भी चीज बहुत ज्यादा देखी गई है, अगर जब हमारे अथॉरिटीज में होते हैं जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे ही अब्रप्टली डिसीजंस लेते हैं, और बस उनको ये होता है कि हाँ नहीं नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, ये चीज उनके पास कोई लॉजिकल उसके ऊपर जो है वो नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, ठीक है। आपने ये देखना कि जो डिसएग्रीमेंट पर्सन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है, और फिर वो किस बेसिस पे कर रहा है, क्या उसके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या उसके पास कोई लॉजिक्स हैं उस चीज को डिसएग्री करने के लिए। अगर तो हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि लॉजिक सबको समझ आ जाती है, अगर कोई आपको प्रॉपर रीजनिंग देगा तो सब कुछ समझ आती है, ऐसी नहीं बात है, कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होता ना उसको कोई रीजन समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर उसे नहीं समझ आ रही और वो जो है वो इस चीज के लिए है भी नहीं, तो वो जस्ट एक अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए इस चीज को कर रहे हैं, तो वहां फिर यही है कि वहां आपका पीछे हटना बेहतर होता है। वहां डिसएग्रीमेंट को बस आप छोड़ें और आगे बढ़ सकते, बिकॉज वो डिसएग्रीमेंट रहना ही रहना है, बिकॉज उनकी अथॉरिटी और उन्होंने उस चीज को करना ही करना है, तो इसको इसी तरह हैंडल किया जा सकता है। बिकॉज ये नहीं है कि जैसे अब हम कहें कि अभी हर सफेद बाल वाला बंदा जो है ना वो समझदार ही होता है। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है हमारे यहाँ कि बुजुर्ग जो है वो बहुत समझदार हैं, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही होती है कि ये बंदा अगर स्टे हायर जो है वो अथॉरिटी पे आते ये बहुत समझदार होगा,
बट समटाइम्स जो भंड बच्चे नहीं मार सकते हैं, जो है वो छोटे जो होता है, जो हमारे पास स्टाफ होता है मैनेजरियल लेवल पे, या टीम्स होती हैं, वो नहीं मारती जितने बड़े लीडर्स खुद मार देते। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती होती हैं। बाकी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट डिसएग्रीमेंट्स शुड बी लॉजिकल, और विद प्रॉपर रीजनिंग हो, तो उनको एक्सेप्ट करने में कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर डिसएग्रीमेंट है और आप उसको प्रॉपर डिस्कस करके एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं, देन गो हेड, पहुंचे, वो करें इस चीज को। और अगर नहीं तो फिर आप जो है वो, आपको थोड़ा सा लीडरशिप को मजीद सीखने की, स्टडी करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप सीखने की जरूरत है। बिकॉज वो चीज जो है वो नुकसानदेह। वजीहा, मुझे आपका ये सवाल नहीं पसंद, सॉरी, समझ आ रहा कि क्या आप पूछना चाह रही हैं कि हाउ टू, इन सच सिचुएशन, हाउ टू मेक दैट पर्सन फील दे आर इंक्लूडेड इन इट, लाइक हाउ यू वांट टू मेक देम फील कि दैट दे आर इंक्लूडेड। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आप इसको जो है वो रिफ्रेश कर दें क्वेश्चन को, देन आई विल आंसर इट फॉर श्योर। और किसी का सवाल हो तो वो पूछ ले। वजीहा, माइक ऑन करके भी पूछा जा सकता है, मैं आपका माइक ऑन करूँ, आप पूछ सकती हैं। ना यू कैन आस्क क्वेश्चन जी, हाँ, आप जो है माइक में ना अनम्यूट किया, अगर आप पूछना चाहती हैं तो पूछ लें कि आप क्या पूछना चाह रहे हो उसका। या अच्छा, वो चीज होती है कि देखें, जैसे डिसएग्री किया जा रहा होता है, वही बात आ जाती है कि अगर वो अपने आप को ये समझते हैं कि भी उनको डी वैल्यू किया जा रहा है, या उनको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उस पे जो है वो आप ये चीज कर सकते हो कि पहली तो बात ये है कि आप, वही बात खत्म हो जाती है कि जब आप लॉजिकल रीजंस दोगे उनको डिसएग्रीमेंट के, तो वो कभी भी ये फील नहीं करेंगे। अगर मुझसे कोई डिसएग्री करता है ना, कि भी मैं आपके इस डिसीजन से डिसएग्री करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, मुझे कोई मैं उससे पूछेंगे वाई, क्यों, रीजन क्या है। अगर वो मुझे कोई लॉजिकल रीजन दे देता पर्सन कि यार ये मसला है, ये लॉजिकल रीजन है, या ये रिसर्चेस कहते हैं, ये इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है, कुछ इस तरह के रीजंस मुझे देता है, तो मैं कहूंगी ओके फाइन, मेरी रिसर्च इतनी नहीं थी, मुझे नहीं था पता, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इल्म में इजाफा भी किया है और मुझे बताया भी है कि ये चीज ठीक नहीं थी, तो ओके हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बात खत्म होगी, मतलब डिसएग्रीमेंट रहा ही नहीं, बिकॉज उसने मुझे लॉजिकल रीजन दे दी। केस यहाँ कहाँ पता खराब होते हैं और डी वैल्यू कौन लोग समझते हैं, बिकॉज जहाँ डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, हम उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करते, और हम जस्ट कह देते हैं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बस मैं, अब मुझे कोई आगे कहता है कि ये नहीं काम करना, मैं कहती हूँ क्यों नहीं करना, नहीं बस नहीं करना, ऐसे ही नहीं करना, दिल ही नहीं करना, ये वैसे बस मूड नहीं है, अभी नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अभी क्यों नहीं करना, रीजन दो ना, एक प्रॉपर रीजन दो, नहीं बस नहीं करना। अभी यहाँ बंदा कहेगा कि भी क्यों नहीं करना, अभी तो ऐसी मतलब फजूल सी बात है ना, कि आप अगर डिसएग्री कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए। विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन तो डिसएग्री नहीं कर सकते मुझसे, तो वहां फिर बिगाड़ पैदा होता है, वहां फिर मसला पैदा होता है, ये चीज होती है। तो अगर तो आप डिसएग्री कर रहे हो किसी के साथ, तो विद प्रॉपर रीजन करो, विद प्रॉपर लॉजिक करो। हाँ, अगर वो भी उस
पर्सन को समझ नहीं आती तो फिर वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसे सारी रिसर्च चीज और सारे मंतक दे रहे हो और सब कुछ उसे जो है वो शेयर कर रहे हो और फिर भी तो समझ नहीं आ रही, तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर जस्ट आप जो है वो पीछे ही हट सकते हो। क्योंकि वो मतलब कि होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जस्ट वो होता है कि जो मुझे पता है वो किसी को भी नहीं पता, और जो मतलब कि मैंने कह दिया बस कह दिया, मेरी बात पत्थर की लकीर है। तो फिर उन उन जैसे लोगों के साथ आप कुछ भी डील नहीं कर सकते, आप चाहो भी तो फिर भी नहीं आप डील कर सकते, बिकॉज वो उनको पता, वो खुद में बहुत कुछ होता है। ओके, लेट्स मूव टू द टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। 10 बज के 2 मिनट हो गए, हम जैसे से कंप्लीट करते हैं, बाकी का पार्ट फिर जो है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या है टीम वर्क की, कि जो है वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स टू अचीव आ कॉमन गोल, यानी कि कोई भी आपका कॉमन गोल है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप जो है वो एक प्रॉपर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, उसे हम टीम वर्क कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब कोलैबोरेशन की जो है बात करते हैं, कोलैबोरेशन जो है वो coordinating with individuals from different departments, backgrounds, or expertise areas to solve problems or create value। अच्छा, यहाँ जो है कोलैबोरेशन जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो रहा हो। और आपको पता है कि एसडीजीज में 17th जो गोल है वो इसी चीज के ऊपर बात करता है। 17th गोल जो है वो कोलैबोरेशंस पे, पार्टनरशिप्स पे फोकस है। और आखिर इसमें कोई बात है जिसको एसडीजीज में इंक्लूड किया गया, ठीक है। वरना अगर नहीं होती तो गुनाह करते हैं इंक्लूड में, किसका क्या इतना था कि भी उनको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रीड भी की है, एक दफा मैं फिर रीड करती हूँ और इसको रुक रुक के मैं पढ़ूंगी, आपने इसको ध्यान से सुनना है। कि कोऑर्डिनेटिंग विद इंडिविजुअल्स, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इंडिविजुअल्स के साथ, फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बैकग्राउंड्स यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आए हैं, उनका डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपर्टीज है, ठीक है, इन एरियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट वैल्यू, ताकि वो वैल्यू क्रिएट कर पाए और सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम्स। वो डिफरेंट एक्सपर्टीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड से हो सकते, ठीक है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन अब ऐसे से भी मैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं जब, और हमारे साथ जब ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जब कोलैबोरेट करती हैं, तो देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ तो होती हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं, दे गिव देयर टीम मेंबर्स और दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स, और वो प्रॉपर जो है वो जो उनसे कहा जाए वो कर रहे होते हैं, और वो उसको ऐसा जिम्मेदारी लेते हैं। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जस्ट जो लोगो दे देते हैं अपना, ये भी लगा लें आप, और लोगो लगा के, और बस वो कहते हैं कि ठीक है हमारा काम हो गया, ओके बाय बाय। अब हम जो है वो बस हमारा पोस्ट लगा देंगे हम, के भी हम भी एक चीज भी करवा रहे हैं और ये भी करवा रहे हैं, काम आप सब करें। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कोलैबोरेशन। और फिर समटाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं और उसमें जो है वो उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं लेकर चलते, और वहां धक्का वो लगा रहे थे कि एक कह रहा होता है कि मुझे दो, एक कह रहा होता है मुझे दो, तो वहां भी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट चीज होती है कोलैबोरेशन में, जो कि होनी चाहिए, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, विद ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी तरह से भी हो, लेकिन कोलैबोरेशन में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज होती है, और ये डिफरेंट लोगों के जो है वो जो होते हैं मकसद होते हैं कोलैबोरेशन के लिए। और वो वैल्यू तब तक पर्सन क्रिएट नहीं कर किया जा सकती, या उसको प्रॉब्लम्स को, कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होती।
ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अब ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जो इंटरलिंक्ड हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स बहुत इंटरलिंक्ड है, यानी कि अगर कंटेंट वाले कंटेंट लिखेंगे तो ग्राफिक्स वाले ग्राफिक्स बनाएंगे, ग्राफिक्स वाले बनाएंगे तो सोशल मीडिया वाले उसे पोस्ट करेंगे। कितने इंटरलिंक्ड डिपार्टमेंट है। अब इनकी जब आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी, इनकी आपस में जो है वो बातचीत ही नहीं होगी, ग्राफिक्स वाले कह रहे हैं नहीं भी मैं बस सब कुछ हूँ, कंटेंट वाले कह रहे हैं नहीं मुझे सारा कुछ आता है और मैं देखी जाऊं सब कुछ, और जो दूसरे हैं वो अपनी तरफ ही लगे हुए हैं, तो इस तरह से काम जो है वो फिर खराब होता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती। इसी तरह से विद इन टीम भी ये चीज होती है कि जो बंदा जो चीज कर रहा होता है, अगर आप उसी के साथ चीजों को डील करो तो ज्यादा स्मूथली काम होता है, बजाय कि आप जो है वो एक चीज कर रहे हैं, वो एक ही चीज पकड़ के दूसरा भी कर रहा है, दूसरा तीसरा भी कर रहा है, वो एक हर कोई एक ही काम करना शुरू हो जाएगा तो उसे टीम वर्क नहीं, फिर उसे जो है वो फिर वो मैस वर्क हो जाता है। तो ये चीज होती है कि ये जब टीम वर्क और कोलैबोरेशन की बात करें, जैसे यहाँ भी मिस अनम ने सवाल किया था ना कि लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप किसी चीज को कहते हैं कि टीम को प्रॉपरली मैनेज करना और कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन करना भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज में आता है। ठीक है, और ये भी एक अच्छे लीडर का काम होता है, तो उन चीजों को देखे और इनके ऊपर काम करे। तो इसके बाद जो है वो इसकी रेलिवेंस क्या होती है, उसके में प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है कि हमारी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर शेयरिंग इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम भी अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाए और आप भी अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाए, एक शेयर अपॉर्चुनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, लीड्स इन डाइवर्स परस्पेक्टिव एंड बेटर आउटकम्स। कोलैबोरेशंस जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स में चलती हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू क्रिएट करता है और फिर उसके जो है ना बेटर आउटकम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज द पर्सन नोस। ठीक है, वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्सन है इसको उस चीज की नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक पर्सन है जो कि उस चीज को मैनेज बहुत अच्छा कर सकता है। अब जो नॉलेज वाला है वो उसकी नॉलेज देगा, मतलब कि वो उसकी एक्सपर्टीज देगा, जैसे हमने एक्सपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि एक्सपर्टीज है डिफरेंट एक्सपर्टीज के, और जो मैनेज वाला है वो उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट एक्सपर्टीज या डिफरेंट जो स्ट्रेंथ्स वाले लोग जब मिल जाते हैं तब एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले लोग मिल तो जाएं लेकिन वो लड़े एक दूसरे के साथ, तो वहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट इट। बाकी का जो सेक्शन है वो हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे हमारे सेकंड डे में। और अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं। और आप लोगों के पास ग्रुप भी है, ग्रुप ओपन कर दिए जाएंगे, आप वहां भी सवाल पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा आज की वर्कशॉप को लेके। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वर्कशॉप। कल जो है हम इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे एंड 2 days